हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस नई वीडियो में हम हिस्ट्री का 4 पार्ट कवर करेंगे, जिसमें मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग से कर रखा है। और ये चौथी वीडियो रहेगी हमारी, बहुत शानदार, जिसमें मैं आपको विद एक्सप्लेन आपको समझाने वाला हूँ। और अच्छे से कवर करिएगा। जिस किसी छात्र छात्राओं को अभी तक नोट्स प्राप्त नहीं हुआ है, आप लोग नोट्स ले सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और व्हाट्सएप के लिए आपको इसी नंबर पर मैसेज करना है। और इसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा और अपना PDF कंप्लीट जीएस और हिंदी का नोट्स आप लोग ले लीजिए विद एक्सप्लेन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं शानदार सी वीडियो। कल मैं चनहूदरो तक पहुंच चुका था हिस्ट्री पार्ट को लेकर के, और जो आज वहीं से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत ज़बरदस्त क्लास होगी। एक एक क्वेश्चंस, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत सिंपल तरीके से जितना ज़्यादा हो सकता है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक कहानी के तौर पे आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार सी वीडियो। चलिए एक बार थोड़ा सा कालीबंगा को मैं रिवीजन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते आए हुए हैं बाबू, ठीक है ना। तो आप लोग सभी समझ लीजिएगा। सबसे पहले कालीबंगा की बात कर रहा हूँ। ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और बार बार क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता रहता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो, चाहे UPSI के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कालीबंगा की जो खुदाई हुई थी, सबसे पहले पूछा कालीबंगा की खुदाई कब हुई थी, तो 1953 में कालीबंगा की खुदाई होती है। किसने खुदाई कराई थी, तो आनंदमल घोष द्वारा तथा BK थापर द्वारा 1960 में कराई गई, ठीक है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है, कालीबंगा का जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। जैसे आप लोग समझेंगे कि काले रंग की चूड़ियाँ, यह स्थान कहाँ पे है, राजस्थान के गंगानगर जिले में है, ये भारत में है। अधिकतम स्थान पाकिस्तान सिंध प्रांत में पाए जाते हैं, लेकिन जो इंडिया के हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट और इम्पोर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन के लिए। इसमें PCS लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग सभी इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है। अब कालीबंगा से मिला हमें क्या क्या है, तो कालीबंगा से मिल रहा है कच्ची ईंटें मिलती है, अलंकृत ईंटें मिलती है, बेलनाकार मोहरें मिल जाती हैं, है ना। इसके बाद खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। सरसों की फसल, नज़दीक पर चने की फसल बोई जाती थी, और लकड़ी के पाइप आदि यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और एक फसल के जो सरसों के हैं वो अवशेष कहाँ से मिलते हैं, वो भी आपके कालीबंगा से मिलते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद आ जाता है हड़प्पा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। हड़प्पा की बात कर रहा हूँ, इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा कराई गई। किसके द्वारा, 1921 में दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदारो की 1922 के अंदर कराई, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा पॉइंट, दयाराम साहनी के द्वारा कराई गई, ठीक है। यह पंजाब के मोंटोगामरी ज़िले के अंदर रावी नदी के तट पर है। एक याद रखिएगा, जो नदी तट पे है या तटीय क्षेत्र होगा, उसमें नदी का नाम सबसे अधिक बार रिपीट होता रहता है, तो ठीक है ना। आपसे पूछेगा हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है, ठीक है। आपसे पूछेगा मोहनजोदारो कौन सी नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन याद रखिएगा। हड़प्पा से हमें बहुत सारा मटेरियल प्राप्त होता है, जैसे मोहरे होगी, कब्रस्तान, मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन हो गया, बालू पत्थर के बनी 2 मूर्ति होगी, धोती पहने हुए एक मूर्ति होगी, कांसे का सिक्का हो गया, शंख से बना बैल हो गया, अनाज भंडारण करने के लिए एक अन्नागार मिल गया। और मोहनजोदारो से मैंने बताया था कि वहाँ से मिला था स्नानागार, जो बहुत बड़ा सामूहिक स्नान होता था, ठीक है ना। और इसमें यहाँ से जौ के से अवशेष प्राप्त होते हैं, गेहूँ के अवशेष प्राप्त होते हैं, कतार में बने श्रमिक आवास मिलते हैं। जो मजदूरी कह सकते हैं दबके लोग थे, वो एक कतार के रूप में यहाँ पे पाए गए थे, ठीक है। इसके बाद आइएगा, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे चनहूदरो की बात कर देता हूँ। 1931 के अंदर इसकी खोज होती है, क्या कि चनहूदरो की, ठीक है ना। अब देखिए 1931 में खोज हुई, किसने की है, NG मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई। किसके द्वारा, NG मजूमदार के। इसे पुरातात्विक मौके पर 1935 में आगे बढ़ाया गया, और इस स्थल सिंध पाकिस्तान के अंदर है। आपसे डायरेक्टली पूछा कि चनहूदरो कहाँ पे है, तो आपको बता देना है कि चनहूदरो सिंध पाकिस्तान के अंदर स्थित है। और चनहूदरो से क्या क्या प्राप्त हुआ है, वर्गाकार ईंटें प्राप्त होती है यहाँ से,
यह एकमात्र स्थल है जहां से वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई। ये सबसे ज़्यादा, ये समझ लो कि एक जो पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा कि वर्गाकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई, चनहूद्रों से हुई, है ना। तो ये अधिकतम क्वेश्चंस यहाँ से मिलते हैं। एक चीज़ और, ये पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। सजने संवरने जैसे लिपस्टिक होगी, ठीक है ना, इस टाइप के यहाँ पे अवशेष प्राप्त होते हैं। मनके का कारखाना प्राप्त होता है। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बनावली की बात कर लेता हूँ। बनावली खोज 1973 में RS बिस्ट के द्वारा कराई गई थी और बनावली हरियाणा राज्य के हिसार ज़िले के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार ज़िले के अंदर स्थित है। यहाँ से प्राप्त होता है तांबे का बना वर्णक कुल्हाड़ी, हल की आकृति का खिलौना, पत्थर की ईंटें और मकान, ठीक है ना, यानी पत्थर के बने जो ईंटें थी वे पाई गई और पत्थर से बने जो आपके मकान थे वे यहाँ से पाए गए, ठीक है ना। उन्नत किस्म के जो अच्छी किस्म के थे वे पाए गए। सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान पाए गए, ठीक है ना। ये सभी कहाँ से मिले? बनावली से। एक चीज़ और मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, ये एक साहित्य बिल्कुल प्रमाणित नहीं होता। जो आपको इसमें मैंने पढ़ाया है या जो पूरी हिस्ट्री के अंदर दिया हुआ है वो एक प्रमाणित नहीं है। ये केवल और केवल हम इस चीज़ को अपने अंदर कह सकते हैं कि सोच समझ अपनी समझ कर सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल प्रमाणित नहीं है कि बिल्कुल ये वही होंगे, ठीक है ना। एक कह सकते हैं अनुमानित हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार के हमने लक्षण पाए गए तो हो सकता है कि इस प्रकार की वस्तु या उस प्रकार का जीवन काल उस समय जिया जाता हो, ठीक है। इसके बाद आइएगा नेक्स्ट हमारे लोथल पे आ जाइए। लोथल की खोज 1957 के अंदर होती है, रंगानाथ राव द्वारा ही कराई गई थी। और जो लोथल स्थान है वो गुजरात के अंदर है। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर लोथल है। अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर ये स्थित है बेटा लोथल। अब लोथल से पाया क्या गया? पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना, जहाज बनाने का स्थल, चावल के दाने, फारस की मोहर, हाथी का दांत का स्केल, घोड़े का लघु मरण मूर्ति, मम्मी की आकृति, ठीक है ना, चालाक लोमड़ी की कहानी, ये सभी पाती है आपकी लोथल से। आइएगा नेक्स्ट जो आलमगीरपुर है, जो आपका स्पेशल इम्पोर्टेंट रहेगा उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आलमगीरपुर से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते आए हैं और ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ है, पहले भी पाए गए हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आलमगीरपुर से पाए जाते हैं, लेकिन जो अधिकतम प्रश्न बनता है आलमगीरपुर से केवल ये बनता है कि आलमगीरपुर कहाँ पे स्थित है और कौन सी नदी के तट पर ये स्थित है। तो नदी की बात करूँ, हिंडन नदी के तट पर ये स्थित है। और इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूँगा तो ये उत्तर प्रदेश का एक मेरठ ज़िला पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये मेरठ से पाया जाता है। कहाँ से बाबू? मेरठ से पाया गया और हिंडन नदी के तट पर पाया गया, ठीक है। इसके बाद रोपड़ की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। रोपड़, इसकी खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कराई गई थी और जो स्थल है पंजाब राज्य में सतलुज नदी के तट पर ये स्थित है, ठीक है ना। रोपड़ से क्या कुछ हमें पाया गया? तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते का एक कब्र गृह, यानी कुत्ते के साथ एक आदमी को दफन जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो यहाँ से हमें पाए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। इसके बाद हो सकता है कि उस समय की अगर कार्यकाल की बात करें कि उस समय किसी आदमी की मृत्यु होने पर उसके साथ उसका पालतू कुत्ता या एक कुत्ते को मार के, ठीक है ना, कह सकते हैं आज इस तरीके से दफन किया गया हो, ठीक है। इसके बाद सर कूटड़ों का बात करूँगा। सर कूटड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। तो देखिए सुर कोटड़ा से बात करूँ, इसकी जो खुदाई हुई थी 1964 के अंदर इसकी खुदाई होती है और जगपति जोशी द्वारा कराई गई थी और ये स्थल गुजरात के अंदर है। डायरेक्टली पूछा सुरकोटड़ा की स्थान क्या है या किस राज्य के अंदर है, तो आपको बताना है कि गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है ना। कच्छ नामक एक जगह है, वहाँ पर ये स्थित है। यहाँ से एक तो घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई, इसका मतलब यह है कि उस समय घोड़े का भी जो है साक्ष्य मिला है। अनूठी प्रकार की एक कब्र गृह मिली है, एक अलग प्रकार की कब्र गृह है, ठीक है ना। तो सुरकोटड़ा बिल्कुल हटा दें। अच्छा, सुतकुंडोर की बात करूंगा, इसकी खुदाई 1927 में ओरेल स्टाइन द्वारा कराई गई थी और ये स्थान जो है बलूचिस्तान के दसक नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? बलूचिस्तान के दसक नदी के तट पर, ठीक है ना। साक्ष्य यहाँ से क्या क्या मिलता है? तो मिट्टी की बनी चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त होती है। क्या है? मिट्टी की बनी चूड़ी। राख से भरा एक बर्तन मिलता है जिसमें निकलती है राख, कि उस समय
भोजन बना के, किसी भी प्रकार की हो सकता है, किसी और अन्य वस्तु की राख हो वो, तो राख मिली। तांबे की कुल्हाड़ी उस समय मिली। मनुष्य की हड्डियाँ, तो मनुष्य की तो नॉर्मली मिलना था, ठीक है ना। इसके बाद धोलावीरा आ जाता है। धोलावीरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं इसको कहूँगा कि धोलावीरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो धोलावीरा की जो खोज हुई वो 1967 में जगपति जोशी जी के द्वारा कराई गई, परंतु इसकी व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा कराई गई थी, ठीक है ना। अगर ऑप्शंस में आपको मिलता है जगपति जोशी तो ठीक है, वरना रविंद्र सिंह बिष्ट की तलाश करिएगा, फिर ऑप्शंस में रविंद्र सिंह बिष्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है। यह स्थान गुजरात के कच्छ जिले में मानहर एवं मनासर नदी के तट पर है। एक पहला नगर जो 3 भागों में बटा हुआ था, क्या है, दुर्ग भाग, याद रखिएगा। धोलावीरा हमारा हो गया। अच्छा, धोलावीरा की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा स्थान है धोलावीरा जो 3 भागों में बटा हुआ था। नंबर 1 दुर्ग भाग, एक मध्य भाग, एक निचला भाग। अब ये दुर्ग भाग क्या होता था, एक ऐसा स्थान, ये 3 स्थान हो गया, ठीक है ना। सॉरी, इसे अच्छे से बना लेता हूँ मैं, 1 मिनट आप लोग वेट करिए। देखिए ये हो गया, ठीक है ना, ये लीजिए ये, और इसकी इस प्रकार की एक बहुत बड़ी दीवार स्थान पाया गया है जिसके अंदर वो रहता था। अब दुर्ग की बात करूँ, दुर्ग में वे व्यक्ति रहते थे जो उच्च अधिकारी या उच्च पदों पर निवास करते थे या उच्च पदों पर उस समय रहते थे, ठीक है ना। दूसरे पर वे व्यक्ति जो व्यापारी व्यक्ति थे, ठीक है ना, वे व्यक्ति जो व्यापारी थे या किसी अन्य स्थान बड़े लोगों की सहायता करते थे, इसकी दुर्ग वालों की सहायता करते थे। और निचला स्थान में केवल और केवल वही मजदूर दबके का व्यक्ति इसमें निवास किया करता था। तो ये 3 भागों में विभाजित मिला है, ठीक है। एक चीज़ और है, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल पाए गए हैं उनमें सभी में 2 भाग तो प्रत्येक में पाया गया है, एक दुर्ग भाग और एक निम्न भाग आप लोगों का, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा समझने का होगा। इसके बाद यहाँ से धोलावीरा से बात कर रहा हूँ। दुर्ग भाग एवं मध्य भाग के बीच में भव्य इमारत और अवशेष चारों दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई थी। सीढ़ी नुमा संरचना मिली है, सूचना पाठ मिला है, विभिन्न प्रकार के जलाशय प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये धोलावीरा। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसकी खुदाई, किसकी भैया, राखी गढ़ी जो है वो भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रहेगा। राखी गढ़ी की खुदाई 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा कराई गई थी और ये स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में श्रावस्ती और दुहदती नदियों के पास स्थित है। धोलावीरा के बाद राखी गढ़ी भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। पहले नंबर पर धोलावीरा हो गया, उसके बाद राखी गढ़ी, ठीक है। सबसे बड़ा स्थल जो पाया गया है वो राखी गढ़ी सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद आइएगा, देखिए कोट दीजी की बात कर रहा हूँ। कोट दीजी की 1955 में खुदाई होती है F.A. खान के द्वारा। किसके द्वारा, F.A. खान के द्वारा कराई गई कोट दीजी की। और ये स्थल मोहनजोदारो के बिल्कुल समीप में था। क्या है, ये जो स्थान था ये मोहनजोदारो के बिल्कुल जस्ट पास में बनाया गया, जैसे एक शहर हो गया उसके पास में ही कोई गांव या नज़दीकी, बिल्कुल सबसे ज़्यादा नज़दीक में, ठीक है। प्राप्त स्थल चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य, बारासिंगा का नमूना, ठीक है, ये सभी पाई गई, याद रखिएगा। इसके बाद अलाहादीनों की खुदाई सर्वेश द्वारा करवाई गई थी, सर्वेश द्वारा। और यह स्थल सिंधु नदी के अरब सागर के संगम के समीप था, याद रखिएगा। अलाहादीनों क्या है, अलाहादीनों। कुणाल की बात करूँगा। कुणाल देखिए यह स्थान हरियाणा में स्थित है और यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं, चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। एक बात और मैं थोड़ी सी आपको माइंड में निकालना चाहूँगा क्योंकि यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बन चुका है। एक डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में ग्राम मांडी पड़ता है ना। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में एक ग्राम मांडी पड़ता है जो बघरा ब्लॉक से कनेक्टेड है। उस गांव में सोने के आभूषण निकले थे सन 2002 के अंदर, ठीक है ना। तो वो भी हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से कनेक्टेड है, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है या कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो इस टाइप के प्रश्न बनेंगे। चलिए, तो सोने के 2 मुकुट मिलते हैं कुणाल से, याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर है। इसके बाद अलीमुराद स्थल जो है ये आपका पाकिस्तान के अंदर है, अलीमुराद। यहाँ से पीतल और कांसे के बनी कुल्हाड़ी, बेल की मोटी मरण मूर्ति, ये सब मिले हैं।
एक तो कांस्य से बनी एक कुल्हाड़ी मिली, एक बैल की छोटी मरण मूर्ति मिली। रंगपुर की बात कर रहा हूँ, रंगपुर की जो खुदाई हुई थी वो 1953 के अंदर हुई, रंगनाथ राव के द्वारा करवाई गई थी। प्रमुख साक्ष्य यहाँ से कच्ची ईंटों से बना दुर्ग, धान की भुस्सी आदि यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, इसके बाद आइएगा सिंधु सभ्यता में भक्ति एवं पूजा अर्चना। थोड़ा सा पॉइंट है आपके लिए। इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे और नर्तक धनुर्धर और नागधारी के स्वरूप करते थे। मातृ देवी या देवी के सौम्य और रुद्र रूप की पूजा करते थे। पृथ्वी एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकला दिखाया गया है, जो कि अवश्य है कि पृथ्वी का स्वरूप है। ठीक है, प्रजनन शक्ति, हाँ, लिंग पूजा और वृक्ष पीपल का बाबुला और पशु कुबड़, एक शिंग वाला सांड जिसे वृषभ कहा जाता है, नाग तथा नागिन की पूजा किया करते हैं सिंधु व्यक्ति। ठीक है, सिंधु सभ्यता में प्रयोग होने वाले मापतोल के साधन, लोथल में हाथी दांत से बना एक पैमाना प्राप्त हुआ। मोहनजोदारो से सेलखड़ी तथा सीप का बना बांट मिला। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। इससे माना जाता है कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के लोग मापतोल की इकाई से चित परिचित थे। अब इसका पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है वो कैसे पतन होता है? सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण नहीं है, इस सभ्यता के पतन के पीछे कई कारण माने जाते हैं, क्योंकि ये सभ्यता काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। इसलिए किसी एक कारण या आपदा से इसका ह्रास होना संभव नहीं है। अतः अलग अलग नगरों के विनाश के पीछे संभवतः एक अलग कारक या अलग कारण हो सकता है। इस सभ्यता के पतन के बारे में कई मत या कई पुरातात्विक मत हैं। इस सभ्यता के कुछ स्थलों का पतन भयंकर बाढ़ आने के कारण हुआ होगा। वहीं कुछ विद्वानों का मत है कि कुछ जगह का पतन भूकंप आने के कारण हुआ होगा, जबकि कुछ का मत है कि बाह्य आक्रमण या जलवायु परिवर्तन के चलते हुए सूखा, बाढ़ या असंभव विनाश हुआ होगा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल आज मैंने कवर करा दिए। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल फिर 8 बजे। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। याद रखिएगा, जितना टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बहुत सोच समझ के वीडियो अपलोड करना मेरा कार्य है, पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट है आप सभी के लिए। चलिए बाय बाय सभी को।